पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और सभी पीड़ितों को और सभी मृतकों और उनके परिवारों को हार्दिक दिल से संवेदनाएं। बेशरम पार्टी के बेशरम और निर्लज तरीके से जिस तरह से उनके प्रवक्ता ने अभी अपना पक्ष रखा, उसको सुन के मैं ही नहीं बंगाल की पूरी जनता शर्मसार होगी कि वो व्यक्ति विशेष जिसको पूरी बंगाल की जनता दीदी कहती है, आज वो किस तरीके से वो और उसकी पार्टी किस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। जो जीत की भूखी और लोगों के खून की प्यासी इस समय हो रखी है, ऐसी पार्टी जिसका रक्त चरित्र टीएमसी का पूरे देश ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, जहां पे 32 मौतें हो गई हो पिछले 30 दिन के अंदर, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया डिक्लेयर होने के बाद, जहां पे आजाद के दिन में अब तक की अनाउंस 13 डेथ हो चुकी हो, जहां पे पिछले 1 घंटे में 4 मौतें डिक्लेयर्ड हो चुकी हो, जिनमें से 2 बच्चे अभी क्रिटिकल हैं, 4 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा, और उसके बाद उस निर्लज पार्टी के बेशरम नेता आके यहाँ कहते हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मालूम नहीं उनका दिल किस तरह से संवेदना और वेदना दोनों से रहित हो चुका है कि मैं सच में सोचता हूं कि वेस्ट बंगाल की जनता इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है। वो शर्मसार है कि हमने किस पार्टी को चुनाव देके यहाँ पे अपने पे राज्य करने के लिए बुला लिया, क्योंकि असल में 2018 के इलेक्शन में जहां पे 34% सीटों पे वो अनडिस्प्यूटेड और अनकंटेस्टेड चुन के आए थे, वही चीज को रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए बम हो, क्रूड बम हो, यहाँ बैलेट बॉक्सेस लूटे जाने हो, हर तरह की गुंडागर्दी अपनी चरम पे है, और उसके बाद उसके नेता आके कहते हैं यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया भर के मीडिया चैनल सुबह से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आशीष जी बता देती हूँ कि मौतों का जो आंकड़ा आज ही की बात करूं तो 8 से भी ज्यादा का होने को चला है। वहां पर 8 मौतें हो चुकी है सुबह से 7 बजे से लेकर अब तक की बात की जाए। मैडम अब तक 13 मौत हो चुकी है। बिल्कुल, मैं अभी न्यूज चैनल पैरेलल देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा आपके ऊपर, लेकिन कई न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं अब तक 13 मौत आज सुबह से अब तक हो चुकी है। 4 मौत तो पिछले ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस जी। आशीष जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय तो निकल ही गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आर्गुमेंट के दे रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता, ये साफ दिखाता है कि टीएमसी की सरकार अपना पल्ला झाड़ने के पूरे प्रयास में है, जो कि अपने आप में चिंताजनक, हास्यास्पद और सच में निंदनीय है। क्योंकि जब सेंट्रल फोर्सेस लग रही हैं तो वो हर इलेक्शन में लग सकती हैं, पर इससे राज्य सरकार की अपनी उसके अंदर कोई भाग नहीं देने का जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही गलत तरीका है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। और जो बम बनाने की फैक्ट्री आपने बहुत सही कहा, ये एक दिन में नहीं लग गई है, सेंट्रल फोर्सेस तो 30 महीने से डिप्लॉय हुई है, लेकिन ये काम सालों साल से चलता चला आ रहा है। और प्लस पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में ही जो रक्त संचित जिस तरह से इलेक्शन होता है, वो कैरेक्टर, वो नेचर ऑफ इलेक्शन आज तक कहीं नहीं है। और अगर इस इलेक्शन में इस हद की गुंडागर्दी हो रही है तो उससे राज्य सरकार का पालन पोषण और संरक्षण डेफिनेटली है, ये हर किसी को दिखाई दे रहा है। प्लस जिस तरीके से वहां के नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन भले ही बंगाल में खेला ना होवे, पर बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा होवे, हत्या होवे, बैलेट पेपर जलाए जाएं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव ना होवे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जब से शुरू हुए तब से लेकर और आज जब वहां पर चुनाव हो रहा है, तब तक इतनी हिंसा की खबरों ने तूल पकड़ा है कि वहां पर कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी हैं। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी बंगाल में वोटिंग के दौरान खून खराबा नजर आ रहा है। कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं खुलेआम कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। इतना ही नहीं, कहीं पर तो बम इस तरीके से फट रहे हैं जैसे वोटिंग नहीं मानो वहां पर दिवाली मनाई जा रही हो। इतना ही नहीं, पोलिंग बूथ से बैलेट पेपर तक जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पोलिंग बूथ से
इस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सेंट्रल फोर्स नहीं होने के चलते मतदान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती मेरे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी नेता आशीष हांडा मेरे साथ में है और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत संजय जी आप ही के साथ में करूंगी। ये बंगाल में क्या हो बे, हत्या हो बे, बमबाजी हो बे, बट शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव संपन्न ना हो बे, कैसा खेला हो बे? हिंदी बोल लीजिए या बांग्ला बोल लीजिए, दोनों ही मिक्स हैं संजय जी। मैं चाहती हूं कि बंगाल में चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसमें कम से कम कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आए। नहीं, आप हिंदी भी बोलेंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये प्रचार किया जा रहा है ऐसा वहां पे कहीं कुछ है नहीं। जिस तरह के सोर्सेस आप बता रहे हैं, सोर्सेस से आप ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के देखिएगा, आपको ग्राउंड रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है शायद आपको पता होगा। चुनाव की प्रक्रिया होती है कि जैसे जो भी लॉ एंड ऑर्डर हम लोग मेंटेन करते हैं पूरे राज्य में, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, जैसे ही उसी समय से है चुनाव आयोग के पास लॉ एंड ऑर्डर पहुंच जाता है, पुलिस प्रशासन सब पहुंच जाता है। हमने अगर किसी को कमिश्नर बना रखा तो चुनाव आयोग उस कमिश्नर से लेकर के हवलदार तक को ट्रांसफर कर सकता है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्वतंत्र संस्था है। दूसरी चीज क्या है, सेंट्रल फोर्सेस जो है भेजी गई है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? या तो चुनाव आयोग की बनती है या सेंट्रल फोर्सेस की बनती है कि उस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न क्यों नहीं करा पा रही है। क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में तो चुनाव आयोग का कोई जो नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं यहाँ पे जैसे कोई राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राज्य सरकार कुछ कानून व्यवस्था को लेकर आप कह रहे हैं, नहीं संजय जी आप कह रहे हैं कि वहां पर जैसी तस्वीरें मैं बता रही हूं वैसी तस्वीरें वहां पर है नहीं, तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आप मुझे बता दीजिए कब की तस्वीरें हैं वो, अगर इस चुनाव की नहीं है तो। मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि राज्य सरकार के इसमें कहीं कोई हाथ नहीं हो सकता ना। राज्य सरकार अगर कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में तो जिम्मेदारी हमारी होती। चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद चुनाव की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। आचार संहिता लागू हो जाता है, चुनाव आयोग के पास सारी जिम्मेदारी चली जाती है। राज्य सरकार का कोई इन्वॉल्व उसमें नहीं होता। राज्य सरकार अपने एक तरफ हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी, राज्य में हिंसा होती रहेगी, राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार बिल्कुल वैसे ही चुनाव लड़ रही होगी जैसे कांग्रेस लड़ रही होगी, जैसे बीजेपी लड़ रही होगी, जैसे सीपीएम लड़ रही है, सीपीआई लड़ रही है, वैसे टीएमसी भी लड़ रही है। ठीक है, तो उतनी ही ठीक है संजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में आती हूँ आशीष जी आप ही के पास में। निरंजन जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे पूछूंगी कि आखिरकार क्या राज्य सरकार का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है? इस तरीके से राज्य में हिंसा बढ़ती रहेगी और राज्य सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी ये कहते हुए कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। देखिए पंकज, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो जब वहां पे कम्युनिस्ट शासन हुआ करता था, 35 वर्षों का कम्युनिस्ट शासन था, उसके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसी परिपाटी चल पड़ी कि जहां जब भी वहां पे चुनाव होते हैं, यानी छोटे जब चुनाव होते हैं तो बहुत ज्यादा होता है और जब बड़े चुनाव होते हैं थोड़ा सा कम मात्रा के अंदर ये चीज होती है, लेकिन जब भी वहां पे चुनाव होते हैं वहां पे रक्त रंजित जरूर होता है। और वहां पे जिस तरीके से बमों से होली खेली जाती है या कारतूसों से या देसी बमों से होली खेली जाती है, ये चाहे कोई कुछ भी कहे। और आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अगर इनको लांछित करेगा, अगर पश्चिम बंगाल को कोई ये कहे कि पश्चिम बंगाल को लांछित करना चाह रहे हैं या उनके ऊपर उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या पश्चिम बंगाल की जनता नहीं जानती इस चीज के बारे में? अगर मैं मान लीजिए किसी चीज का झूठा आरोप लगा रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को तो पता ही है कि वहां पे बम नहीं चलते, तो फिर उसको फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि बाकी देश के अंदर तो टीएमसी का यहाँ पे कोई फर्क, बाकी देश या बाकी राज्यों में तो टीएमसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी राज्यों में टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है। और पश्चिम बंगाल के अंदर अगर झूठ बोला जा रहा है तो वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो विजुअल्स आ रही है, और जैसे कल कुछ टीवी चैनल्स ने वहां पे स्टिंग ऑपरेशन की भी आपके सामने दिखाई है, जो आपने और हमने देखा किस तरीके से लोगों ने देसी बमों की वहां पे फैक्ट्रियां चला रखी है, किस तरीके से देसी बमों की और देसी हथियारों की वहां पे मंडियां लगी हुई हैं। तो ये किसी से चीज छुपी थोड़ी है। कल वो मैं देख रहा था एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, वो बता रहा था जो बम
जो बम की फैक्ट्री बनाने वाला है वो कह रहा था कि भाई मैं ये जो निकाय चुनाव है या ये जो लोकल बॉडी के चुनाव है इनके अंदर मेरे पास 3000 बमों का ऑर्डर आ गया है और बहुत ज्यादा हमारे पास एडवांस ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो ये किस लिए बनाए जा रहे हैं बापू जी, एक बात बताइए। और ये जो कह रहे हैं कि भाई जैसे चुनाव आयोग के अंडर में सारा चला जाता है, देखिए इस चीज को आप भी जानते हैं और इस चीज को हम भी जानते हैं कि एक जिसको कहते हैं रस्म अदायगी के रूप में चुनाव आयोग के हाथ में इस समय चुनाव व्यवस्था चली जाती है, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है और जो सरकारी मशीनरी के अंदर जो वहां की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, जो वहां पे इस सारी चीज को एग्जीक्यूशन करवाती है, वो सारी मशीनरी वहां पे राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार की कुछ चुनावों तक तो चुनाव आयोग की उसके ऊपर वो चलेगी, लेकिन उनको पता है कि भाई चुनावों के बाद में तो हमारे को इसी राज्य सरकार से फेस करना है, इन्हीं लोगों से हमारे जो आका है या यही हमारे जो राजा है या यही जो हमारे जो प्रशासक हैं, इन्हीं से हमारे को आगे जाकर के अपना काम चलाना है। तो इसलिए कोई 15 दिन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप सत्ताधारी दल से विमुख हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको भी समझ में आ रही है, क्योंकि निरंजन जी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। 10 सेकंड पंकज, बिल्कुल 10 सेकंड पंकज, एक चीज और बोलूंगा। लेकिन वेदना क्या है? वेदना ये है कि जिस कम्युनिस्ट शासन के अंदर जिन मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक हिंसा थी या जो प्रतिद्वंदी उनका दमन था, उनको लेकर जो ममता बनर्जी ने अपना एक राजनीतिक सफर शुरू किया था और अपनी पार्टी खड़ी की थी जिस चीज के खिलाफ में, आज ममता बनर्जी भी उसी परिपाटी की पोषक हो गई है। तो ये जो चीज है ये एक वेदनादायक है, मेरा ये मानना है पंकज। बिल्कुल ठीक है संजय जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया सबसे लेती चलूं। आशीष जी, टीएमसी का कहना है कि केंद्र के अधीन आता है और चुनाव आयोग के अधीन आता है, आपसे ही नहीं संभल पाया बंगाल, ये आरोप है। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और सभी पीड़ितों को और सभी मृतकों और उनके परिवारों को हार्दिक दिल से संवेदनाएं। बेशरम पार्टी के बेशरम और निर्लज तरीके से जिस तरह से उनके प्रवक्ता ने अभी अपना पक्ष रखा, उसको सुन के मैं ही नहीं बंगाल की पूरी जनता शर्मसार होगी कि वो व्यक्ति विशेष जिसको पूरी बंगाल की जनता दीदी कहती है, आज वो किस तरीके से वो और उसकी पार्टी किस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। जो जीत की भूखी और लोगों के खून की प्यासी इस समय हो रखी है, ऐसी पार्टी जिसका रक्त चरित्र टीएमसी का पूरे देश ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, जहां पे 32 मौतें हो गई हो पिछले 30 दिन के अंदर, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया डिक्लेयर होने के बाद, जहां पे आजाद के दिन में अब तक की अनाउंस 13 डेथ हो चुकी हो, जहां पे पिछले 1 घंटे में 4 मौतें डिक्लेयर्ड हो चुकी हो, जिनमें से 2 बच्चे अभी क्रिटिकल हैं, 4 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा, और उसके बाद उस निर्लज पार्टी के बेशरम नेता आके यहाँ कहते हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मालूम नहीं उनका दिल किस तरह से संवेदना और वेदना दोनों से रहित हो चुका है कि मैं सच में सोचता हूं कि वेस्ट बंगाल की जनता इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है। वो शर्मसार है कि हमने किस पार्टी को चुनाव देके यहाँ पे अपने पे राज्य करने के लिए बुला लिया, क्योंकि असल में 2018 के इलेक्शन में जहाँ पे 34% सीटों पे वो अनडिस्प्यूटेड और अनकंटेस्टेड चुन के आए थे, वही चीज को रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए बम हो, क्रूड बम हो, यहाँ बैलेट बॉक्सेस लूटे जाने हो, हर तरह की गुंडागर्दी अपनी चरम पे है, और उसके बाद उसके नेता आके कहते हैं यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया भर के मीडिया चैनल सुबह से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आशीष जी बता देती हूँ कि मौतों का जो आंकड़ा आज ही की बात करूं तो 8 से भी ज्यादा का होने को चला है। वहां पर 8 मौतें हो चुकी है सुबह से 7 बजे से लेकर अब तक की बात की जाए, मैडम अब तक 13 मौत हो चुकी है। बिल्कुल, मैं अभी न्यूज चैनल पैरेलल देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा आपके ऊपर, लेकिन कई न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं अब तक 13 मौत आज सुबह से अब तक हो चुकी है। 4 मौत तो पिछले, ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष जी, संजय जी, जिस चीज को लेकर आप बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर हिंसा नहीं है, टीएमसी के ही 6 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है ना, आज मानते हैं ना उस चीज को, आप तस्वीरों से कैसे नकार सकते हैं? देखिए, मैं पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं कि जबान संभाल करके ये बात करें। ये जो है कि हम यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए नहीं बैठे हैं, अपना अपमान कराने के लिए नहीं बैठे हैं।
तो इनसे कहिएगा कि ये जवान संभाल करके बात करें। वेस्ट बंगाल में मारे जा रहे हैं संजय जी, मर्यादा में रह के बिल्कुल संजय जी, आशीष जी, मर्यादा में रह के मैं चाहूंगा आप तीनों मेहमानों से मर्यादा में रह के आप लोग सवाल जवाब करिए। नहीं आप शब्द संजय जी, किसी को भी मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि उसकी बेइज्जती हो। मैं यहाँ पर मुद्दे की बात कर रही हूँ, यहाँ जनता के मुद्दे की बात कर रही हूँ। मैं तीनों से आग्रह करती हूँ कि कृपया करके कृपया करके आप लोग अमर्यादित शब्द ना बोले, मर्यादा में रहकर चर्चा को, क्योंकि संजय जी, आशीष जी, समय इतना नहीं रहता है चर्चा में कि मैं पूरी बात कर पाऊं। अगर आप इस तरीके से इसी में उलझेंगे तो जो मुद्दा मैं लेके आई हूं उस मुद्दे पर चर्चा करने का क्या मतलब रह जाता है। संजय जी, आप जवाब दीजिए, और ये पूरी चर्चा मर्यादा के बीच में ही होनी चाहिए। कोई भी अपशब्द या अमर्यादा की चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। तीनों मेहमानों से मेरा आग्रह है। संजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इनको ही आईना दिखाता हूँ। ये बड़े बेशरम नेता और इस तरह के इस्तेमाल कर रहे थे। ये मणिपुर के बारे में माँ क्यों नहीं बोलते? मोदी जी, माँ से मोदी, संजय जी, मणिपुर की चर्चा नहीं कर रही हूँ। संजय जी, मणिपुर की चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरे को हक है कि मैं उसके बारे में बात करूँ। आशीष जी सुन लीजिए ना, आशीष जी बीच में नहीं। आपके डबल इंजन की सरकार। आशीष जी, मैंने अभी भी बोला समय ज्यादा नहीं रहता है इसीलिए। और संजय जी सुनिए, संजय जी मेरी बात आप सुनिए। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ। आज मेन मुद्दा है मेरा बंगाल पर। मुझे बंगाल पर ही चर्चा चाहिए। मैं नहीं चाहती आप तीनों मेहमानों से कि मुद्दे को भटकाया जाए। मुद्दा बंगाल का है, बंगाल की जनता का है, वहां की हिंसा का है। उस पर सीधा जवाब दीजिए। बाकी जगह की मैं जब चर्चा करूंगी तब मैं आपको बुलाऊंगी। मैं उस चर्चा में नहीं बुलाया जाता है, इसीलिए मुझे इनको बताना जरूरी था। इनको आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बेशर्मी वहाँ पे भी होती है बहुत ज्यादा। 32 मौतों के बाद आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। आशीष जी सुन लीजिए आप। अब आशीष जी, आपके बीच में संजय जी नहीं बोल रहे थे। आशीष जी, आपके बीच में संजय जी नहीं बोल रहे थे। संजय जी बोलिए। आप आंकड़ा दीजिए, 32 मौतों का आंकड़ा दीजिए मुझे। आप लाइव टेलीकास्ट में झूठ बोल रहे हैं, उस 32 मौतों का आंकड़ा दीजिए। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोलते चले, आप आंकड़ा दीजिए ना। संजय जी, मौतों का आंकड़ा आपको भी पता है। संजय जी, मौतों का आंकड़ा आपको भी पता है। नहीं, मुझे हिंसा से आप बंगाल में बैठे हैं, आपको बंगाल के बारे में पता है। संजय जी, आप ये जो बिल्कुल, हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 32 मौतों का आंकड़े के बारे में जो बात कर रहे हैं, अभी इस दूसरे चैनल में मैं अभी डिबेट कर रहा था, वो 100 मौत बता रहे थे। वो 100 मौत बता रहे थे। इन लोग झूठ बोलने की असल मत आदत है। झूठ बोल करके ये केवल गुमराह करते हैं। 9 लोगों की जो मौतें हुई हैं, जो आप कह रहे हैं, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौत हुई है, तो टीएमसी का आंकड़ा अपने लोगों को अपने मार देगी। आप अपने बात चुप रहिएगा। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बता दे रहा हूँ। आशीष जी सुन लीजिए, लगातार कीड़े बैठे हुए। आशीष जी, मैंने अभी पहले ही बोला, बीच में मत बोलिए। आशीष जी चले जा रहा है, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा आपको। आप बोल के दिखाइए इस बार। आप बोल के दिखाइए इस बार। बोलने लायक है, बोल के दिखाइए। आप बोलिए इस बार। संजय जी, आशीष जी, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ, एक एक करके बात रखिए। आप समझते हैं आपके पास मुद्दे हैं, मेरे पास मुद्दे नहीं है। अरे आपका पूरे का मुद्दा गिना दूंगा, अभी शर्मसार हो जाएंगे आप। संजय जी, आशीष जी, मैं नहीं चाहती हूँ अपनी चर्चा में कि मैं आप दोनों की आवाज को म्यूट कराऊं। मैं चाहती हूँ आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। और आशीष जी, जब आप बोल रहे थे, संजय जी बीच में नहीं बोल रहे, तो कृपया करके मेरी तरफ से मैं आपसे कृपया करके बोल रही हूं कि आप संजय जी की बात सुनिए। जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप अपनी बात रखिएगा। मैं एक एक करके सबसे आप लोगों की प्रतिक्रिया ले रही हूं। संजय जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों बात करें, समय निकलता जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता मरता है, किसी का भी मरता है, पहले इंसान मरता है, कार्यकर्ता बाद में होता है। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे क्या मौतें कम हुई है? क्या हमारे कार्यकर्ता कम मरे हैं? ज्यादा मरे हैं, सबसे ज्यादा हमारे मरे। तो क्या हमने मार दिया अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए? आप तो बोल रहे हैं कुछ ऐसा है ही नहीं। इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है। नहीं, भैया इलाज करा लो मेरे भाई। पहले झूठ बोल रहे थे। इलाज करा लो। इलाज पहले आपने कहा ऐसा, आप इलाज कराओ। इलाज कराओ। पहले सच बोल रहे थे। आप इलाज कराओ। इलाज कीजिए। संजय जी बात पूरी कीजिए। आप इलाज कराओ। आशीष जी मत बोलिए ना बीच में, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। तो आपको ऊपर से नीचे तक झूठ है। ठीक है। आप झूठ सच बात में पहले जो मुद्दे की बात है उस पर कर लीजिए। संजय जी बात पूरी कीजिए। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि पहले इंसानियत का ये मौत है, इंसानियत की। कोई भी मरा होगा, टीएमसी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मरे। ठीक है, तो क्या हमने अपने कार्यकर्ता को मार दिया? आप क्या समझते हैं? हमने अपने कार्यकर्ता मार दिया?
आप ही ने अभी बताया ना टीएमसी के 5 कार्यकर्ता टीएमसी के मरे, बिल्कुल। तो क्या हमने 9 में से 5 हमने मार दिए? हमने मारे हैं? हम अपने घर के लोगों को मार देंगे? क्यों मार देंगे भाई? बात संजय जी बात उस पर नहीं है, हिंसा हो रही है, पूरे राज्य की हिंसा है ना वो। तो एक समझिए इस चीज को, ये क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि अगर किसी ने हमारे लोगों को मारा है तो हमने नहीं मारा होगा, किसी बाहरी ने मारा होगा जिसको इसका चुनाव का फायदा होता होगा। ये पता नहीं इसको क्या बीमारी है भाई, तो बिल्कुल लाइलाज है। क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अरे मेरे भाई, ठीक है आप बोल करके दिखाओ। अच्छा, अब आप बोल करके दिखाओ, मैं कितनी बार टोकता हूँ। संजय जी नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं। मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। आप दोनों, मैं फिर वही बोल रही हूँ, मुझे आप दोनों की आवाज म्यूट करानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती चर्चा में आप दोनों अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखें। मैं नहीं चाहती आप दोनों की मुझे आवाज म्यूट करानी पड़े, इसलिए कह रही हूँ समय नहीं है, जल्दी से। मैं तो बीच में बोलता नहीं। ठीक है, मैं भी संजय जी उनसे बोल रही हूँ। आप समझ ही नहीं रहे हैं चर्चा को। अरे मैंने बोलना शुरू किया तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, भाग खड़े होंगे। ठीक है संजय जी, अपनी बात। आशीष जी बोलना शुरू करूंगा तो। आशीष जी अब आप शांत रहिए, बात पूरी सुनिए। मैं आप ही के पास आ रही हूँ। क्या महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक पीसीआर संजय जी, पीसीआर बना रखा ना, आवाज म्यूट करिए। देश देख रही है, 70,000 करोड़ का पहले इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद उसको। संजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। 5 दिन के अंदर इंतजार नहीं करते तो आपने जो हालत देश की कर रखी है वो देश देख रहा है, और वो उसका जवाब आपको मिलेगा। आप केवल टीएमसी करके, लेकिन संजय जी अब आपके लिए संजय जी अब आप मेरी बात सुनिए। वहां पर लगातार 1 महीने के आसपास की बात हो चुकी है। लगातार जब से नामांकन शुरू हुआ है हिंसाएं हो रही हैं, वहां पर इतनी ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं बंगाल में। तो क्या राज्य सरकार का थोड़ा सा भी दायित्व नहीं बनता है कि वहां पर कोई एक्शन लिया जाए? मैं आपसे पूछती हूँ एक सीधा सा सवाल जनता की तरफ से। मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वहां पर जिसको उस राज्य में बैठा रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है, क्या उनके हाथ में अब कोई भी चीज ऐसी नहीं रही कि उस हिंसा को रोका जा सके? और जैसे बम की बात भी सामने आई है, वहां पर भी खुलासा हुआ है, आखिरकार किसके सर में बम बन रहे हैं? मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बम बना रहा है क्या उसने बताया कि टीएमसी के लिए बना रहा है? मैं टीएमसी की बात ही नहीं कर रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ राज्य में इतनी बड़ी, आपके राज्य में कुछ, आपके राज्य में कोई फैक्ट्री चल रही है, आपको कानों कान खबर नहीं है? सुन लीजिए, आने दीजिए, मुझे आने दीजिए। जहाँ पे 70,000 सेंट्रल फोर्सेस लगे हैं तो क्या वहां 7 लाख नहीं लग सकते थे? सेंट्रल फोर्सेस को क्या इनपुट नहीं मिला था? अगर सेंट्रल फोर्सेस को इनपुट मिला था तो वहां पे 70,000 ही क्यों भेजे? 7 लाख भेज देते, हर घर के सामने एक सेंट्रल फोर्सेस को लगा देते, ताकि हिंसा ना हो पाती, ताकि बम ना बन पाते। आपके संजय जी हर चीज केंद्र पे नहीं कर सकते ना। केंद्र के सुरक्षा बल जहां जाने थे तब वो वहां पर पहुंचे थे। फोर्सेस क्यों मंगाया गया? फिर सेंट्रल फोर्सेस क्यों मंगाया गया? मंगाए गए हैं ना, खुलासा हो रहा है ना धीरे धीरे। लेकिन फैक्ट्री एक दिन में, संजय जी फैक्ट्री एक दिन में नहीं बनती है। संजय जी आप भी जानते हैं फैक्ट्री एक दिन में नहीं बनती है। आपके राज्य में कोई फैक्ट्री बना रहा है, आपके राज्य में इलीगल तरीके से बम बना रहा है, आप कह रहे हैं कि वहां पर जाकर सुरक्षा बल जाकर वहां पर जांच करेंगे? क्या आपका दायित्व नहीं बनता, आपकी सरकार का दायित्व नहीं बनता वहां पर? आप एक काम करिए, गूगल में टाइप करिए बम, देखिए कितने साइटें निकल जाएंगी बम बनाने के। संजय जी बात को मत घुमाइए, आपको नहीं जवाब देना, बात को मत घुमाइएगा। ठीक है निरंजन जी, ठीक है संजय जी, मैं आपसे सीधा जवाब कर रही हूँ, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सीधे सवाल में जवाब ही नहीं दे रहे हैं आपको। आपको सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं। केंद्र सुरक्षा बलों पर आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वहां पर उनका काम जो है जब से उनका लगा है तब से वो अपना काम कर रहे हैं और ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे कि राज्य में कोई भी गतिविधि होती है, क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं बनता? अपने आपके घर में कुछ होगा, क्या आपको नहीं पता चलेगा? चुनाव के समय में राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था ठीक है संजय जी, मैं जान चुकी हूँ, आप इस पर जवाब नहीं देंगे। निरंजन जी, क्या राज्य में कोई भी गतिविधि होती है उस दौरान के राज्य सरकार का दायित्व नहीं बनता? जल्दी से मुझे अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि समय नहीं है इतना। जवाब देता हूं। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं ये जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं देख करके बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो 70,000 सेंट्रल फोर्सेज उतारी है उसकी जगह आप 7 लाख भी उतार सकते थे। तो फिर जो राज्य के जो फोर्सेज है या राज्य की जो पुलिस है, फिर उसको तो घर भेज देना चाहिए, फिर उसका तो कोई काम ही नहीं बचता, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद में जो हिंसा, जिस चीज को लेकर के ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी सीपीएम सरकार से,
तो आज ममता बनर्जी को जब उस दुख दर्द का पता है तो उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए या उसको सुधार करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? केवल ये कह देना कि बम कैसे बनता है गूगल पे टाइप कर लीजिए। अरे भाई, ये तो लॉ एंड ऑर्डर वहां की जो कानून व्यवस्था, लेकिन समस्या क्या है पंकज जी? समस्या वो वहां आती है कि जब स्थानीय प्रशासन से ऊपर तवज्जो स्थानीय नेताओं को जब दी जाती है कि स्थानीय एक छोटा सा अदना सा स्थानीय नेता किसी एसएसपी या डीएम की कॉलर पकड़ के हिलाने की क्षमता रखता हो जिस राज्य में, उस राज्य के अंदर ऐसी ही परिणति होगी। और ये मेरे हिसाब से जो पिछले 45-40 वर्षों से जो बंगाल राज्य के अंदर एक चुनाव की संस्कृति बनी हुई है, वो ही संस्कृति आगे टीएमसी इसको आगे कैरी ऑन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम अब जमाना भी बदला है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। पहले की तरह नहीं है कि मार दो गाड़ दो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब कम से कम इनको थोड़ी सी सुचिता और जिस तरीके से समाज की एक सात्विकता समाज के अंदर होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, उस प्रकार से इनको अपना शासन चलाना चाहिए। किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी जीते हारे, लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें चलती रहती है। ठीक है निरंजन जी। आशीष जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय तो निकल ही गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आर्गुमेंट ये दे रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता, ये साफ दिखाता है कि टीएमसी की सरकार अपना पल्ला झाड़ने के पूरे प्रयास में है, जो कि अपने आप में चिंताजनक, हास्यप्रद और सच में निंदनीय है। क्योंकि जब सेंट्रल फोर्सेस लग रही हैं तो वो हर इलेक्शन में लग सकती हैं, पर इससे राज्य सरकार की अपनी उसके अंदर कोई भाग नहीं देने का जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही गलत तरीका है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। और जो बम बनाने की फैक्ट्री आपने बहुत सही कहा, ये एक दिन में नहीं लग गई है। सेंट्रल फोर्सेस तो 30 महीने से डिप्लॉय हुई है, लेकिन ये काम सालों साल से चलता चला आ रहा है। और प्लस पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में ही जो रक्त संचित जिस तरह से इलेक्शन होता है, वो कैरेक्टर, वो नेचर ऑफ इलेक्शन आज तक कहीं नहीं है। और अगर इस इलेक्शन में इस हद की गुंडागर्दी हो रही है तो उससे राज्य सरकार का पालन पोषण और संरक्षण डेफिनेटली है, ये हर किसी को दिखाई दे रहा है। प्लस जिस तरीके से वहां के ठीक है आशीष जी। संजय जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। मैं राजनीतिक विश्लेषक के दो बातों को मैं कोट करना चाहूंगा। इन्होंने पहले जब अपना वक्तव्य दिया था तो इन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि बाद में उनको राज्य की पुलिस को उनको पता होता है कि बाद में इन्हीं के साथ सरकार चलानी होगी, तो इसीलिए जो है विरोध नहीं करते। जब मैंने कहा कि 70,000 लगा दिए तो कहते हैं उनको क्या घर भेज देना चाहिए, 70 लाख के 7 लाख बोला तो उनको घर भेज देना चाहिए। तो दो बातें आप अपने के विरोधाभास हो रही है। पहले तो इन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार को जो है वो बाद में उनको राज्य सरकार को पेश करना पड़ेगा, फिर कहते हैं उनको क्या घर भेज देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो एक बात को कहिए जो एकदम सही लगे। मैं सिंपल वे से एक चीज कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था जितनी होती है, चाहे चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद में हो, जब ममता दीदी के हाथ में पूरी तरह से कानून व्यवस्था रहती है, वहां पे कानून व्यवस्था ठीक होती है। और जैसे ही ये चुनाव आता है तो जिनको सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा होता है वही इन सब चीजों को, दंगों को भड़काते हैं और इस तरीके से हरकतें करते हैं। संजय जी, राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है, दंगे के पीछे क्या वजह है? ये तो आप अच्छी तरह जानती है, आप अच्छी तरह जानती है। कोई अपना घर तो कोई नहीं जलाएगा। ठीक है। चलिए, आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव के लिए वहां पर वोटिंग हो रही है, तो इतना ही नहीं, वहां पर हिंसा की खबरों ने भी तूल पकड़ा हुआ है। लगातार एक के बाद एक वहां पर चाहे हत्या की खबरें सामने निकल कर आ रही है। अगर कुल मिलाकर अभी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 9 कार्यकर्ताओं की इस दौरान अलग अलग पार्टियों के हत्याएं वहां पर हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, बमबाजी तो वहां पर इस तरीके से हो रही है जैसे मानो कि वहां पर दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 1 महीने के करीब का ये समय बीत चुका है और आज वहां पर मतदान है, लेकिन इस दौरान हिंसा की खबरों पर कोई भी लगाम लगती नजर नहीं आई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टियां लगा रही हैं। टीएमसी का वहां पर राज है। टीएमसी का कहना है कि ये तो चुनाव आयोग के अधीन आता है। वहीं अगर बात दूसरी पार्टियों की करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि वहां पर हिंसा हो रही है उस पर कहीं तो लगाम लगाई जा सके। लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर सिर्फ वोटिंग के दौरान जनता ही पिसती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।